गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जर्नल, जो कि आपकी +1 कॉमर्स के बुक कीपिंग का एक पार्ट है। तो इसमें हमने ऑलरेडी जो 3 पार्ट्स किए हैं उसमें देखा था कि जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, इसको किसको हमने डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो रूल्स कौन से हैं, उसको हम आज भी यूज़ करेंगे टीचिंग एड को। और उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ कैसे एक्चुअल में पास करनी है। तो आज जो हम इस पार्ट के अंदर करेंगे जनरल एंट्रीज, तो वो हमारी स्पेसिफिक होएंगी रिगार्डिंग द कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड रिगार्डिंग द बैड डेब्ट्स एंड रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। तो हमारा वो पहले देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने काम क्या करने हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस तरह का चार्ट जिसमें हमने जनरल एंट्रीज़ को करना है। तो इसके अंदर जनरल एंट्रीज हम करेंगे। यहाँ पे इस तरह के परफॉर्मे को यहाँ पे सबसे पहले डेट आ जाएगी, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे डेबिट की अमाउंट आएगी, यहाँ पे क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। तो ये हम परफॉर्मा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारी ये टीचिंग एड आ जाएगी। इस टीचिंग एड के अंदर हमने देखना है कि 2 साइड्स हैं। एक मैंने बीम बैलेंस बनाया है कि एक साइड पे सारी जो हमारी एसेट्स हैं फर्म की, एक साइड पे सारी जो लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स के अंदर मैंने सिर्फ आज वही एसेट्स ली हैं जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आएंगी। जैसे फिक्स्ड एसेट्स मैंने नहीं ली, यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स हैं, कैश, स्टॉक एंड डेटर। एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही खर्चा लिया है, डिस्काउंट अलाउड, कि अगर ये मैं किसी को अलाउ करता हूँ तो मेरे लिए खर्चा है। दूसरा इधर वाली साइड पे मैंने कैपिटल, क्रेडिटर्स और इनकम वही ली है कि अगर मेरे को कहीं से डिस्काउंट मिलता है तो साथ के साथ हम इसको आज डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो आज की प्रॉब्लम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वो क्या चीज़ है, तो इसको साथ के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रेड डिस्काउंट, पहले हमें नाम इसका पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह की कटौती, कि अगर कहीं पे मैंने कोई पेमेंट देनी है तो उसमें से अगर मैं कोई पैसे उसके लेस हो जाएँ, या कहीं से मेरे को कोई पेमेंट मिल रही है तो उसमें से कटौती करके मैं इसमें से बाकी पैसे ले लूँ, तो उस तरह के जो भी वो फॉल इन द वैल्यू, वो फॉल इन द अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो है आगे 2 टाइप्स का है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसके उल्ट हम अपने आप देखेंगे यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्या बनेगा, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज़ है, तो इट इज़ अलाउड ऑन द परचेज मेड इन द लार्ज क्वांटिटी, कि जब भी हम चीज़ें खरीदने जाते हैं तो अक्सर दुकानदार कहता है कि आप अगर एक की बजाय 5 इकट्ठी लेते हो तो मैं इतने पैसे लेस कर दूंगा। तो अब यहाँ पे जो पैसे लेस करने की बात बोल रहा है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो जब भी वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज़ करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है साथ में। नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, इसको हमने कहीं पे सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करना। मान लो कि मैं 10,000 की चीज़ें 8,000 के अंदर लेके आता हूँ, तो मेरे बुक्स के अंदर जो सारी एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 8,000 की होंगी। कहीं पे भी 10,000 का जिक्र नहीं आएगा, कहीं पे भी वो 2,000 पे जो डिस्काउंट है उसका भी जिक्र नहीं आएगा, ठीक है। डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, कि सिर्फ ये सीधा मतलब कट करके सारे पैसे 8,000 ही शो होंगे इनवॉइस के अंदर। अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कि चाहे हमने वो 5 चीज़ें या 10 चीज़ें उधार खरीदी हैं या नकद खरीदी हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बस हमने ये क्वांटिटी देखनी है कि क्वांटिटी हमने 1 की बजाय 10 खरीदी हैं, तब हमें वो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अगली बात, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, इसके पहले हम उल्ट देख लेते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है कि अगर पेमेंट मैं उधार की बजाय नकद दे दूँ तब वो हमें कुछ पैसे और लेस कर देता है, जिसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। और उस चीज़ का सेपरेटली जिक्र भी होएगा। मान लो कि 8,000 की चीज़ों के ऊपर मैंने 800 रुपये डिस्काउंट मिला है मेरे को, ठीक है। तो 8,000 का भी जिक्र आएगा, 800 रुपये का जिक्र भी आएगा, जो और बाकी 7200 रुपये मैंने इसको दिए हैं, ठीक है, 800 रुपये काट के, तो उसका भी जिक्र आएगा, तीनों का जिक्र आएगा। डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इसको हमने डिडक्ट नहीं करना, ये ठीक है। एंड अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इसको हमने कहाँ पे मिलता है, जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है। या ओवरऑल आपने ध्यान रखना है कि जब भी क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ट्रेड डिस्काउंट है, और अगर उधार और नकद के बेस के ऊपर हो तब हम कहते हैं वो कैश डिस्काउंट है।
एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि इसके अंदर कि मान लो कि 8,000 की चीज़ें मैंने पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट पे ली, तब एंट्री क्या होएगी। अगर वही 8,000 की चीज़ें मैंने सिर्फ 10% कैश डिस्काउंट पे ली, तब क्या एंट्रीज आएंगी। और अगर वही मैंने 8,000 की चीज़ें पहले मेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला और साथ के साथ मैंने इसको नगद पैसे दे दिए, तो 10% कैश डिस्काउंट एडिशनल और मिल गया, तब उसकी एंट्रीज कैसे होएंगी। तो एक सिंपल सा पहले हम एक रफ यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कॉस्ट 8,000 पे 10% डिस्काउंट कितना बनता है 800 रुपये, तो बाकी पेमेंट कितनी बनती है 7200। पहला केस, ठीक है, मान लो कि सिर्फ 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने कहीं पे भी ओरिजिनल वैल्यू 8,000 का जिक्र भी नहीं करना, इसके जो ऊपर 800 रुपये हैं ऊपर काटे हैं जो हमने, इसका भी जिक्र नहीं करना, सिर्फ किसका जिक्र आएगा जो एक्चुअल में 7200 रुपये जिसकी ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हमने परचेज़ की है 7200 की और कैश भी कितना गया 7200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेज अकाउंट 7200 टू कैश अकाउंट 7200, ठीक है। तो अगर इसकी हेल्प से हम देखें यहाँ पे तो क्या हुआ है यहाँ पे कि एक ही साइड के ऊपर दोनों चेंजेस आई हैं। तो इस साइड पे 7200 कैश चला गया और 7200 रुपये का स्टॉक हमारे पास एज ए परचेजेस आ गया। तो हमारा बैलेंस क्या है, संतुलन के अंदर रह रहा है। अब सेकंड जो हमारी एंट्री है, अब मैंने कहा है कि उसके ऊपर हमने अगर 8,000 के चीज़ों के ऊपर ट्रेड की बजाय कैश डिस्काउंट मिलता हो, ठीक है। अब मान लो कि ये ट्रेड की बजाय क्या है, कैश डिस्काउंट है, तब तीनों का जिक्र आएगा कि 8,000 की चीज़ें थी, 7200 दिए हैं, बाकी 800 रुपये मेरी इनकम होगी, एक तरह से मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास चीज़ें कितने की आई हैं 8,000 की, दिए मैंने कितने 7200, बाकी का 800 रुपये हम पूरा करेंगे यहाँ पे दोनों साइड बराबर करने के लिए। तो वो मेरी क्या है, मेरे को डिस्काउंट मिला है, इनकम रिसीव हुई है। तो सेम इस बैलेंस की हेल्प से अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने चीज़ें ये आई कितने की हैं, बड़ा कितने से 8,000 से, गया कितना है 7200, तो यहाँ पे 800 की वैल्यू पूरी राइज होगी इस साइड पे, तो इधर भी 800 को हम बढ़ाते हैं क्रेडिट साइड को, तो हमें ये क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको हम क्या कर देंगे, ये बड़ा है तो क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने ये जनरल एंट्री करनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास अब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि पहले ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, उसके बाद 10% कैश डिस्काउंट भी मिला है, तब हम देखते हैं कि पहले 8,000 का जो 10% है काट के 7200, ठीक है, पहले 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट अगर काट दिया, 7200 रुपये की चीज़ें रह गई। तो अब मैंने 8,000 का जिक्र कहीं पे नहीं करना, क्योंकि अब ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ना तो 8,000 का जिक्र आएगा ना 800 का जिक्र आएगा, जिक्र किसका आएगा 7200 का। अब 7200 रुपये के ऊपर हमें फर्दर और डिस्काउंट मिला 10%। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी कि 7200 रुपये के ऊपर 10% 720 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है। तो और 7200 रुपये में से 720 रुपये कटाएँगे जब, तो बाकी का 6480 रुपये हमने उसको पे किए हैं, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन के तीन एस्पेक्ट्स हमारे पास आए हैं, इन तीनों को ही हम कंसीडर करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो ध्यान में रखना, चीज़ें कितने की आई हैं हमारे पास, इतने की 7200 की, पैसे कितने दिए हैं 6480, और बाकी का ये हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या देखो, परचेजेस 7200 की आई हैं, कैश इतना गया है और डिस्काउंट मिल कितना गया 720 का, सेम वैसे जैसे मैंने उसके अंदर किया था, ठीक है। तो टीचिंग एड सेम तरीके से यूज़ होगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं परचेज़र की तरह काम नहीं करता, खुद मैं सेलर होता, फिर मेरे पास ये ट्रांजैक्शन कैसे आती, इनको मैं रिकॉर्ड कैसे करता, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा होता सोल्ड, ठीक है, तब मैंने क्या इसमें करते। अब ये ध्यान में रखो कि जब मैं सेल करूँगा तो मेरी सेल हो रही है और मेरे पास कैश आ रहा है, कैश आएगा, ठीक है। अब जब 8,000 की चीज़ें 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मैं सेल करता हूँ, तो मैं 8,000 में से 800 घटा के सिर्फ 7200 रुपये का जिक्र करूँगा, कहीं पे भी इसका और इसका जिक्र नहीं आएगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैश मेरे पास 7200 आ गया और मेरी सेल कितने की होगी 7200। सेकंड केस के अंदर जब मैंने 10% कैश डिस्काउंट की बात करनी है, तो कैश डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मेरे पास तीनों चीज़ों का जिक्र आएगा कि ऊपर जो है कि 8,000 की चीज़ें मैंने बेची हैं, आए मेरे पास 7200 हैं और 800 मैंने क्या दे दिया डिस्काउंट।
तो यहाँ पे डिस्काउंट मैंने दिया है उसको, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे कैश आया कितना, 7200 है सिर्फ, डिस्काउंट अलाउ कर दिया 800 रुपये का मेरे को खर्चा हो गया, दोनों को मिला के टोटल सेल कितनी होगी, 8000 की। ठीक है। तीसरे केस के अंदर अगर मान लो दोनों चीज़ें ही हो, तो पहले 8000 के ऊपर मैंने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हो और उसके बाद 10% कैश डिस्काउंट। तो जब तक ट्रेड डिस्काउंट की बात होएगी तो उसकी हमने सिर्फ नेट वैल्यू लेनी है, सिर्फ कि 8000 में से 800 घटा के सिर्फ 7200। कहने का मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे इन दोनों का जिक्र नहीं आएगा। अब ये वैल्यू के ऊपर हमने फर्दर 10% डिस्काउंट और गेन किया है, वैसी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है। कहने का मतलब मैंने 7200 की सेल की और 6480 रुपये मेरे को रिसीव हुए हैं, बाकी का मेरे लिए क्या हो गया, खर्च। तो यहाँ पे कैश मेरे पास आया सिर्फ इतना, सेल हुई है मेरी इतनी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर एज ए डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। तो अब यही जो ये क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन किए थे समझाने के लिए। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ में हम प्रॉब्लम्स इसकी जो एक्चुअल आपकी बुक की है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको, ये भी बिल्कुल सिंपल है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आरजू। गुड्स लिस्ट प्राइस 8000 की, परचेस्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे नाम किसका आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। कितना है, 5%। तो हमने सिर्फ 5% काट के जो वैल्यू आएगी सिर्फ उसी का जिक्र करना है। 8000 का 5% कितना होता है, 400 रुपये। तो हमने 8000 में से 400 घटा के 7600 रुपये की एंट्री करनी है। परचेज़ किए हैं तो परचेजेस टू कैश, यहाँ पे कितना आ गया, 7600। दूसरे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी इसकी वर्डिंग चेंज है कि हमने किसी को कैश पे किया है 4% डिस्काउंट काट के, किसको दिया है, टू रिचर्ड टू होम 6000 इज़ पेबल, कि 6000 रुपये मैंने देने थे किसी को, उसके अंदर से 4% काट के बाकी मैंने पैसे दे दिए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि सेल हुई है कि परचेज़ हुई है, तो यहाँ पे रिचर्ड को पेमेंट हुई है। ठीक है। डिस्काउंट उसको दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कैश पेड, तो ये कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे क्या, तीनों का जिक्र आएगा। तो 6000 का जो 4% है वो 240 बन गया, तो 6000 का जिक्र भी आएगा, 240 लेस करके उसका भी जिक्र आएगा, बाकी के 5760 रुपये का जिक्र भी आएगा। तो यहाँ पे कैश हमने पे किया है तो टू कैश होएगा। ठीक है। और ले कौन गया हमसे, रिचर्ड, तो रिचर्ड को हम करेंगे डेबिट। ये हमारा क्रेडिटर था, अब ख़त्म हो गया डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिचर्ड का अकाउंट डेबिट, कैश गया कितना, इतना, बाकी का हमें क्या मिला है, उसका डिस्काउंट। तो एक चीज़ साथ के साथ एक रफ सा दिमाग के अंदर रखना है कि जब भी हम पेमेंट देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, पेमेंट देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और अगर हमें कहीं से पेमेंट मिलती है तो डिस्काउंट हमें देना पड़ता है, अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई, यहाँ पे डिस्काउंट मिला हमें 240। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर आ गया हमारे पास कि 4850 रुपये हमने पे किए हैं, यहाँ पे पेड इतने रुपीज़ टू फिलिप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000, कि 5000 देने थे, दे कितने दिए, 4850। ऑटोमेटिकली साथ में लिखा है इन फुल सेटलमेंट, कि भाई तेरे 5000 पूरे हो गए। इसका मतलब बाकी का 150 रुपये मेरे को क्या इनकम होगी, इनकम, क्योंकि मैंने पेमेंट की है, 150 बच गया। तो यहाँ पे क्या है, अब ले कौन गया है, फिलिप। तो फिलिप का अकाउंट करेंगे डेबिट, टू कैश गया कितना, इतना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि गुड्स कैटलॉग प्राइस इनकी है 9000, के 9000 रुपये उनकी लिस्ट प्राइस थी गुड्स की, जो उसके ऊपर प्रिंट हुई हुई थी। अब उनको हमने बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट टू सैमुअल, इसका मतलब उधार बेची है हमने यहाँ पे सैमुअल को। तो कैश हमें नहीं रिसीव हुआ, तो हमें सैमुअल एक डेटर हमारे पास आया है, तो हम लिखेंगे कि सैमुअल ले गया चीज़ों को, सैमुअल। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, सिर्फ 10% काट के, 9000 का 10% 900 रुपये काट के, बाकी 8100 रुपये की एंट्री ही सिर्फ आएगी, सैमुअल टू सेल, हमने सेल की है। अब अगेन रिसीव हुआ है कैश। ठीक है। आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट टू जॉर्ज हु ओड 7000, के 7000 रुपीज़ किसी से लेने थे, उसको 8% हमने डिस्काउंट दिया है,
और बाकी पेमेंट हमें मिली है। तो 8% इसका बन गया ना, सॉरी 3% है। तो यहाँ पे 3% कितना बन गया, 210 रुपये। तो यहाँ पे मेरे को मिले कितने काट के, कैश मिला कितना 790, 200, क्योंकि और डिस्काउंट मेरे से कितना चला गया 210, और मैंने जॉर्ज का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 7000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास एंट्री यहाँ पे, रिसीव्ड 9600 रुपये फ्रॉम फ्रेडरिक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 10,000, कि 10,000 लेने थे, 9600 मिल गए, फुल सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब बाकी 400 रुपये मेरे को छोड़ने पड़ गए। तो यहाँ पे 400 रुपये अगेन मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। कैश मिला कितना 9600, 400 मेरा खर्चा हो गया। फ्रेडरिक का अकाउंट मैंने क्लियर कर दिया 10,000। आगे आ गया सोल्ड गुड्स जिनकी लिस्ट वैल्यू थी 10,000 टू बोथम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद कैश डिस्काउंट भी है। तो हमने पहले ही सीखा है कि ट्रेड डिस्काउंट जब तक आएगा उसका कोई जिक्र नहीं आना। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया हो गया, 1,000 घटा के बाकी रह गया 9,000। अब सिर्फ 9,000 हमारे लिए जो है वैल्यूएबल अमाउंट है, सिर्फ 9,000 हम कंसीडर करेंगे। बट साथ के साथ उसको मिल गया 5% ये भी। तो 9,000 के ऊपर अब हम लगाएंगे 5%। जो कैश डिस्काउंट है उसको जो रिमेनिंग वैल्यू है बाकी 9,000 की उसके ऊपर लगाना है, बाकी ये बन जाएगा 450 रुपये। तो यहाँ पे देखो कि ट्रेड डिस्काउंट था 1,000, इसका कहीं पे जिक्र नहीं आना। कैश डिस्काउंट था 5%, तो इसको हम यहाँ पे कर भी सकते हैं कि पहले 10,000 की जो वैल्यू थी 1,000 लेस हो गया, बाकी की 9,000 की जो वैल्यू रहेगी इसको हमने कंसीडर करना है। टीडी को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। बाकी अब इसके ऊपर हमने कैश डिस्काउंट देना है 5%, वो बन गया 450। तो 9,000 में से 450 घटा के बाकी का रह गया 8,550 रुपये। तो अब इन तीनों की रेफरेंस आएगा, 9,000 का भी, 450 का भी और 8,550 का भी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने सेल की है तो हम कहेंगे कि 9,000 की सेल की है, मिला हमें 8,550 रुपये है, बाकी का 450 मैंने क्या छोड़ दिया, डिस्काउंट। तो ये थी आपकी एक ट्रेड डिस्काउंट की शीट, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, और आपने यहाँ पे सीखा भी होगा इसको अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट जो इसकी शीट है हम करने जा रहे हैं बैड डेब्ट्स की, कि बैड डेब्ट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैड डेब्ट होती क्या है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि अक्सर जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें उधार माल बेचना पड़ता है। ठीक है, तो उधार माल बेचा है जो माने 10,000 का, और मेरे को पता लगता है कि आफ्टर सम टाइम्स कि वो जो है पैसे शायद मेरे को ना मिले, कि वो बंदा जो है डिफ़ाल्टर हो गया, अब उससे पैसे नहीं मिल सकते, या उस बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अब उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, वो 10,000 मेरे डूब गए। या ये कंडीशन भी हो सकती है कि वो बंदा बहुत ईमानदार है, वो कहता है कि नहीं मैं आपको 6,000 रुपये दे दूँगा, बाकी के 4,000 नहीं दे पाऊँगा। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो कहता है कि मैं आपको 6,000 रुपये दे देता हूँ, बाकी के मैं फिर अगली किस्त में दूंगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो कहता है 6,000 रुपये आप मेरे से ले लो, उसके बाद बाकी के जो पैसे हैं कि मैं नहीं दे पाऊँगा। बट एक्चुअल में क्या है कि मेरे को पता लगता है कि 6,000 तो मेरे को मिल गए, और मैंने बाकी के 4,000 रुपये में सोच लिया कि नहीं आए, मैंने इसको एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अब होता है क्या है कि अगले साल वही बंदा बाकी के 4,000 रुपये देने आ गया, कि वो बंदा बहुत ईमानदार था कि वो 4,000 रुपये वो बाकी के भी देने आ गया। तो अब मैं उसको लिखूँगा कि वो मेरी जो बैड डेब्ट थी अब रिकवर हो गई। तो इसको हमने कैसे क्वेश्चंस के अंदर करना है, 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। तो पहली इसकी एंट्री है कि जितेंद्र हु ओड 25,000 रुपये डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। कि जितेंद्र से 25,000 रुपये मैंने लेने थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, सिर्फ कहता 60% पैसे वो दे सकता है। एक तो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी देखो कि ऐसे भी आपको लिखा सकता है कि ओनली 60 पैसा इन ए रुपी कैन बी रिकवर्ड। तो 60 पैसा 100 पैसे में से वो भी कितना बन गया, 60%। ठीक है, तो हमने इसके
25,000 का 60% जो है वो हम लिख लेंगे कि कैश हमें मिल गया, बाकी का जो 40% है उसको हम डाल देंगे बैड डेब्ट्स के अंदर, वो मेरा एक हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहीं पे देखो कि मैं देखूंगा मेरे पास कैश रिसीव कितना हुआ है 15,000, बाकी के मेरा क्या हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमेशा क्या करना है डेबिट, तो 15 + 25 हो गया, तो उसको मैंने जितेंद्र के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 25,000। ठीक है, अब सेकंड एंट्री के अंदर देखो हरप्रीत जिसने मेरे को देने थे 10,000 रुपये इज़ रिटर्न ऑफ एज बैड एज नथिंग कुड बी रिकवर्ड, कि एक ऐसा हरप्रीत नाम का बंदा भी था कि जिससे मैंने 10,000 रुपये लेने थे और अब वो साफ मुकर ही गया कि मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। तो इसका मतलब पूरे कैश मेरे को कोई भी रिसीव नहीं हुआ, 10,000 कंप्लीट मेरे लिए क्या बन गई बैड डेब्ट्स, और ये मेरे लिए क्या है एक्सपेंडिचर। तो इसको मैं क्या करूँगा डेबिट, तो 10,000 हमारे पास बैड डेब्ट्स हो गई और हरप्रीत का अकाउंट हो गया क्रेडिट। तीसरी एग्जांपल, ममता जिसने मेरे को 60,000 रुपये देने थे, वो भी क्या हो गया इंसॉल्वेंट, के पैसे अब देने की कंडीशन के अंदर नहीं है। साथ में उसने लिखा है कि फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिसीव्ड फ्रॉम हर, के पर फिर भी उसमें से 30% की पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई। अगर यहाँ पे वो नाम दे रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब कि हमें सेकंड या थर्ड कोई इंस्टॉलमेंट और मिलने की संभावना है, तो हम बाकी अमाउंट को उसके बैड डेब्ट्स के अंदर अभी नहीं डाल सकते। तो सिर्फ जो इसके 30% पैसे हमें मिले हैं तो सिर्फ उसी को हम कंसिडर करेंगे कि इसका जो 60,000 का 30% है 18,000 रुपये, हम सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। इतना कैश 18,000 हमें मिल गया, किससे ममता से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश टू ममता 18,000। उसके बाद आ गया हमें नेक्स्ट के अंदर कि सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40% रिकवर्ड फ्रॉम ममता, कि सेकंड एंड फाइनल के ऊपर उसने अगली इंस्टॉलमेंट 40% की और दे दी। बनती हमारी कितने की 70% की बाकी बनती थी, दी कितनी है 40 की, और उसी को वह कह रहा है कि सेकंड भी यही है और फाइनल भी यही है, अब इसके बाद और पैसे नहीं मिलने। इसका मतलब कि मेरे को बाकी का 30% जो है उसका क्या हो गया नुकसान हो गया, वो मैं किस में डाल दूंगा बैड डेब्ट्स में। तो 30% कैलकुलेशन हमने पहले भी की थी 18,000 पे, तो 18,000 तो मेरे बैड डेब्ट्स हो गए। 40% जो पैसे हैं इसके निकालेंगे हम, इसका 60,000 का, वो 24,000 रुपये आए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, कैश बढ़ गया मेरे पास 24,000 रुपये, बैड डेब्ट्स के अंदर 18,000 रुपये, और उसका ममता का अकाउंट मैंने इस 42,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अब अगली एग्जांपल हमारे पास आ गई इरफान, कि जिसका अकाउंट पहले मैंने बैड लिखा हुआ था लास्ट ईयर, कि पिछले साल की बात करें, इरफान नाम के किसी बंदे से मैंने कुछ पैसे लेने थे और वो नहीं दे पाया, और उसके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया और बैड डेब्ट्स में डाल दिए सारे पैसे। ठीक है, पर क्या हुआ, वो बंदा बहुत ज़्यादा ईमानदार था, इस साल वो पैसे देने आ गया। ठीक है, तो मेरे जो लेजर है उसके अंदर तो कोई पैसे बोल ही नहीं थे, क्योंकि इरफान का अकाउंट तो मैंने पिछले साल ही क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये 28,000 रुपये अब देने कौन आया इरफान, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, आए तो मेरे पास 28,000, कैश में लिख दूँगा कैश 28,000। अब यहाँ पे टू इरफान नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि उसका अकाउंट तो ऑलरेडी नील बोल रहा है कि उससे हमने कोई पैसे नहीं लेने। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 28,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू इरफान नहीं लिखना यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम टू इरफान लिखते हैं तो उसका नुकसान क्या है, अगर हम यहाँ पे टू इरफान लिखते हैं तो कल को वो इरफान जो है ऐसे महसूस होएगा हमें अकाउंट्स के अंदर कि जैसे उसने हमें 28,000 रुपये दिए थे विदाउट एनी रीज़न, और अब वो उसको हमने वापस भी देने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इरफान का अकाउंट यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि बैड डेब्ट रिकवर्ड, कि कहीं पे पहले हमने उससे लेने थे जो बैड लिखे गए थे, अब वो रिकवर हो गई। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रिकवर्ड 25,500 फ्रॉम द नवीन होज अकाउंट 45,000 रुपये रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि एक ऐसा बंदा है नवीन जिसके पिछले साल मैंने 45,000 रुपये लेने थे और पिछले साल वो नहीं दे पाया, मैंने 45 के 45,000 रुपये बैड डेब्ट्स में डाल दिए, बट अब वो देने कितने आ गया मेरे को 25,500। तो यहाँ पे जो 45,000 रुपये मेरे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि इसका मैं अकाउंट पिछले साल ही साफ़ कर चुका हूँ।
कि नवीन का खाता मैंने क्रेडिट कर दिया और सारे के सारे पैसे किस में डाल दिए थे, बैड डेब्ट्स में। तो अब ये केस बन गया बैड डेब्ट रिकवर्ड का। तो यहाँ पे लिखेंगे इतने पैसे आए, कैश आ गया, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है, 25,500। तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।